आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी जीव में भारी धातुओं और पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए जमाव की प्रक्रिया को जैव संचयन कहते हैं। सही है। तालाब की बड़ी मछलियों में उसी तालाब के प्लवकों की तुलना में पीड़कनाशियों की सांद्रता जमाव अधिक पाई जाती है। ये भी सही है। तो दोनों कथन अलग अलग सही है, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रही है। किसी भी पोषण स्तर पर अवस्थित जीव संचयन, जिसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, के लिए कैपेबल होते हैं। किसी जीव में खाद्य श्रृंखला, श्वसन और त्वचीय संपर्क आदि के माध्यम से भारी धातुओं जैसे पारा हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा हो गया आदि, कीटनाशकों और अन्य रसायनों के जमाव, उनके एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया को जैव संचयन कहते हैं। तो कथन एक सही है। दूसरा कह रहा है कि तालाब की बड़ी मछलियों में उसी तालाब के प्लवकों, जो प्लैंकटन होते हैं तालाब में, की तुलना में पीड़कनाशियों की सांद्रता जमाव अधिक होती है। बड़ी मछलियां कीटनाशकों से सांद्रित विभिन्न जीव जंतुओं, मछलियों और जूप्लैंक्टन आदि को खाती हैं, जिससे पीड़कनाशियों का जमाव अधिक, यानी जो पेस्टिसाइड होता है, अधिक मात्रा में होता है। इस तरह जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन से संबंधित है, जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के जीवों पर जाते हैं तो उनका सांद्रण बढ़ता जाता है, और जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की कड़ी अगली प्रदूषक का सांद्रण बढ़ाता जाता है। दरअसल जैव आवर्धन और जैव संचयन दो अलग अलग विधियां होती हैं। जैव संचयन होता है वो एक ही स्तर पर होता है, और जो जैव आवर्धन होता है, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाता है उसका संचयन भी बढ़ता जाता है। यहाँ एक पिरामिड है। इस पिरामिड की बात की जाए तो जो सबसे पहला पिरामिड है ये प्रोड्यूसर होता है। इसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण में जो है उत्पादक वर्ग का काम करता है। दूसरा जो दूसरा पोषण होता है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रदूषण, ये जो उत्पादक वर्ग है इसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको कंज्यूम करता है, और ये पहला स्तर होता है, इसलिए इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। उसके बाद फिश होता है, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, भक्षण करता है। ये पोषण स्तर का दूसरा स्तर है। तीसरे में मैमल्स आ जाते हैं। टर्ची जो ये थर्ड जो है कंज्यूमर होता है, ये सेकंड कंज्यूमर को खाता है। और टॉप में प्रेडेटर मैमल्स आ जाते हैं जो थर्ड कंज्यूमर को खाते हैं। इस प्रकार से जो पोषण स्तर है एक स्तर से बढ़ के दूसरे स्तर में जाता रहता है, और इस प्रकार से जैव आवर्धन होता है जो एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ते हुए क्रम में होता है, जबकि जैव संचयन जो है एक ही स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है एनपीपी, जिसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता करा उच्चतम कहाँ होती है, सबसे हाई कहाँ होती है, जो ये दिया हुआ। तो इसमें अगर बात की जाए, सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी उष्णकटिबंधीय वनों में होती है। कहाँ?
उष्णकटिबंधीय वनों में होती है। इकोसिस्टम में क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पादक है जिसमें हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, इनके द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन में जब हम श्वसन द्वारा खर्च की गई संचित सकल ऊर्जा को घटा देते हैं तो नेट प्राथमिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जब हम जीपीपी में खर्च की गई ऊर्जा को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनपीपी प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की पारिस्थितिकीय क्षमता और जैव विविधता दोनों ही अधिक होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। कितना होता है, 2000 ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में 2000 ग्राम की उत्पादकता हो जाती है। और अगर विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को देखा जाए तो 303 से 320 ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है परिपोषित हो, जिसमें शाक भक्षी या अपघटक की खपत हेतु उपलब्ध जैव मात्रा होती है। प्राथमिक उत्पादकता एक निश्चित क्षेत्र में पादपों की प्रजातीय विविधता, पर्यावरणीय कारकों, पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता आदि पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक पद जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सजीव सूक्ष्म जीव खाद्य संपूरक के रूप में। प्रोबायोटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों में पाए जाते हैं। साथ ही खाद्य संपूरक के रूप में ये डेयरी उत्पाद, जिसमें जो दही हम खाते हैं, दूध, व कुछ पौधों में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनका सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ के सेवन से क्या होता है कि आंतों की जो कार्य प्रणाली है इसको सशक्त बनाया जा सकता है और जो संक्रमण बीमारियां होती हैं इनसे बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड पदार्थ बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का अवयव है। ये भी सही है। इन चारों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। आंसर सी होगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल रॉ मटेरियल के तौर पे होते हैं और ये उन्हीं पादपों में संपन्न हो सकता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी चीज़, फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, या अगर सनलाइट नहीं है तो सनलाइट जैसी जो दूसरी एनर्जी होगी जिसमें सनलाइट की विकिरण हो सकता है उसके द्वारा भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न की जा सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें फ्रक्टोज है, सुक्रोज, इनका निर्माण होता है, प्लस जल उप उत्पाद के रूप में मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
दुनिया के सभी जीव इस पर आश्रित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव सपोषी कहलाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह सपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सपोषित जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरित होती हैं? तो अभी हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सक्सेशन अनुक्रमण, सक्सेशन हम लगातार 3 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो सक्सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है सबसे उत्तम व्याख्या कौन कर रहा है? पहले कह रहा है किसी भी पारितंत्र में मांसाहारी जंतुओं द्वारा शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर उनकी संख्या को नियंत्रित करना, ये नहीं है, ये फूड चेन में आता है। दूसरा, किसी भी इकोसिस्टम में जीवधारियों द्वारा खनिज तत्वों को अकार्बनिक रूप से ग्रहण करना, ये भी नहीं है। तीसरा कह रहा है किसी भी इकोसिस्टम की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, उनकी संरचना में परिवर्तन लाता, ये सही है। और अगला कह रहा है कि 2 विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों का संक्रमण, ये भी नहीं है, ये इकोटोन होता है, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। सक्सेशन बात करें तो यह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक निहित और निश्चित स्थान पर, कोई भी स्थान पर जहाँ पहले कोई स्पीशीज नहीं रहती है, उस स्थान पर विशेष समूह या समुदाय दूसरे अन्य समूह या समुदाय द्वारा विस्थापित हो जाए, अनुक्रमण कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, सक्सेशन 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन होता है और दूसरा द्वितीयक सक्सेशन होता है। अगला कह रहा है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई व्यवधान डालने, जैसे कि स्थानांतरण हो गया या कृषि द्वारा वनों को साफ करना, इनसे प्रजातियों का वितरण में बदलाव आता है और यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण होता है, जहां द्वितीयक वन प्रजातियां जिसमें घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियां के स्थान पर उगते हैं और वनों की संरचना को बदल देते हैं, इसे सक्सेशन कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें सक्सेशन को, तो प्रारंभिक सक्सेशन ऐसे स्थान पर संपन्न होता है जहां प्रायः कोई स्पीशीज नहीं होती है और वहां स्पीशीज को पनपने की आवश्यक दशाएं उपलब्ध होती हैं। तो ये सक्सेशन क्या होता है? ये सक्सेशन स्लो मोशन में होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसके बाद जब द्वितीय सक्सेशन की बारी आती है तो यह द्वितीय सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन पर डिपेंड होता है और प्राइमरी सक्सेशन को रिप्लेस करके द्वितीय सक्सेशन शुरू होता है। तो ये द्वितीय सक्सेशन जो है क्या होता है, शॉर्ट टाइम में होता है और लॉन्ग पीरियड तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, कह रहा सर्दियों के समय अधिक होता है। भारत के नदी दूसरा कह रहा है कि भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी है, सही है। भौमजल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं, जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसका क्या कारण है? भारी विषैली धातुओं जिसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम CPCB कहते हैं, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है, यह भी सही है। कथन पहला गलत है क्योंकि यह सर्दियों के समय नहीं, गर्मियों के समय अधिक होता है। आंसर सी सही हो जाएगा। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि गर्मी के समय नदियों का जल प्रवाह कम हो जाता है और संकेंद्रण अधिक हो जाने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड, जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सन्निहित होते हैं, सही है वायु प्रदूषण में।
दूसरा कह रहा है अनुचित मानव क्रियाकलाप, जिसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, अनौपचारिक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान और उर्वरक का उपयोग भू प्रदूषण को बढ़ावा देने का कारण है। ये भी सही है। अगला कि भूजल के प्रदूषित होने का कारण उर्वरक है। ये भी सही है। तीनों सही है। वायु में बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टस और बेरिलियम आदि भी सम्मिलित होते हैं। भूमि प्रदूषण में मानव और पशुमल आदि से विषाणु और जीवाणु तथा रोगवाहक कीटनाशक, उर्वरक और अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड और इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही अनुचित मानव क्रियाकलाप जो ह्यूमन एक्टिविटी है और अनउपचारित अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल अपशिष्ट का निपटान, उर्वरकों का अधिक उपयोग आदि जो ग्राउंड भू प्रदूषण है उसके स्रोत माने जाते हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में क्या क्या होता है? एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक आदि शामिल होते हैं। यह जल के साथ घुलकर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और ये धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं जो भूजल को प्रदूषित करते हैं। और यही जब नदियों में जाता है, समुद्रों में जाता है तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के क्रम में लिखना। क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव में होगी, फिर घास स्थल आएगा, झील आएगा और फिर महासागर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में फूड चेन की विस्तृत व्याख्या आगे करेंगे। फूड चेन कह रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? ऐसे जीव जो डिकम्पोजर होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो कवक डिकम्पोजर होता है, जीवाणु होता है और बैक्टीरिया होता है, जबकि वायरस डिकम्पोजर नहीं होता, ये बीमारियां फैलाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जिस प्रकार उत्पादकता के लिए संश्लेषण और निर्माण की क्रिया होती है उसी प्रकार अपघटन भी एक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण से क्या हो सकता है? उत्पादकता बढ़ती है। और अपघटन से क्या होता है? जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं डिकम्पोजर, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़कर मिट्टी में पुनः छोड़ देते हैं और यहाँ से नाइट्रोजन की भी प्राप्ति होती है। तो ये पौधे के पोषक के लिए जरूरी हो जाता है, जिसमें अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ दिया जाता है और इस प्रक्रिया को संपादित करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। इसमें जीवाणु होते हैं, कवक होता है, केचुआ होता है, कुछ विशेष प्रकार के कीट और घोंघे भी हो सकते हैं। अपघटक क्या करते हैं? ये मृत पदार्थों को तोड़ते हैं, परंतु वे जमीन पर पड़े जीवित पदार्थों का भी अपघटन कर सकते हैं, जबकि जो विषाणु होता है, वायरस, ये अपघटक नहीं होता। अगला क्वेश्चन फूड श्रृंखला से ही है, फूड चेन से है। पहला कथन कहना है कि फूड चेन द्वारा उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला सीरीज एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। सही है। फिर कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि, यानी जो जाति की संख्या, एक जाति की संख्या कह रहा है, के अंतर्गत पाई जाती है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे द्वारा खाई जाती है निर्देशन कहलाती है। ये भी गलत हो जाएगा। आंसर एक होगा। जो पोषण है, यह एक स्तर से चलकर दूसरे स्तर पर जाता है। तो दूसरे स्तर पर जाता है जिससे एक जाति या जिससे एक कंज्यूमर दूसरे
कंज्यूमर का भक्षण करता है और अपनी पोषक ज़रूरतों को पूरा करता है। साथ ही यह रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय होता है। फूड चेन की बात कर रहे हैं, यह रेखीय होता है। जबकि जो फूड वेब होता है यह एक प्रकार का जाल होता है, तो यह रेखीय नहीं होता। जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोजन के रूप में ट्रांसफर होता है। इस क्रम को फूड श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, ये उत्पादक वर्ग में आता है। फिर कीट, ये प्राइमरी भक्षण आता है। दूसरा मेढक आता है, द्वितीय कंज्यूमर होता है। मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खा लेता है। इस प्रकार से यह एक स्तर चल रहा है, सीरीज चल रही है। इसको ही फूड चेन कहते हैं। फूड चेन किसी एक जाति की समष्टि में नहीं होता। मतलब कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, इसका मतलब ये फूड चेन नहीं है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसके अंतर्गत विविध जीवों की संख्याएं शामिल होती हैं जो विविध होती हैं, भिन्नता होती है। प्रत्येक जीव की संख्या जो दूसरे द्वारा खाई जाती है का निदर्शन पोषण स्तर कहलाता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है, ना कि खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक क्रम का निर्देशन करती है, न कि जीवों की संख्या का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक प्लैंकटन किसी कारण से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला होगा कि कार्बन सिंक। प्लैंकटन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है। दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला भी प्रतिकूलित हो जाएगी या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। अगर उत्पादन नहीं होगा तो फिर फूड चेन आगे बढ़ेगी नहीं। तीसरा कह रहा है कि महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, तो प्लैंकटन के कम होने से जल घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर ए सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, अतः इसे कार्बन सिंक कहते हैं। महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्बन चक्र में भाग लेता है। पादप प्लवक महासागरीय इकोसिस्टम की प्रारंभिक कड़ी है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, अपना भोजन निर्मित करता है और इन पादप प्लवकों को जीव प्लवक अपना आहार बनाते हैं। पादप प्लवक कार्बन का अंतर्ग्रहण कर समुद्र खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यदि पादप प्लवकों का समूल नाश हो जाता है तो निश्चित ही कार्बन सिंक के रूप में महासागर और महासागरीय खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि महासागर जल का घनत्व पादप प्लवकों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। यहाँ समुद्र उत्प्रवाह की बात की जा रही है, अपवेलिंग की। क्या होता है कि जब समुद्र की वेव आती है, लहरें आती हैं, तो समुद्र के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो उन लहरों के द्वारा स्थल भाग पर आ जाते हैं और इस स्थल भाग पर जो है पोषक तत्व विद्यमान होता है और यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अब समुद्री उत्पादकता को कैसे बढ़ाते हैं? ये क्या करते हैं कि पोषकों को सतह पर ला देते हैं। अब जब पोषक सतह पर आ जाएगा तो जो पादप होगा, प्लवक होगा, इनसे पोषक प्राप्त कर लेगा और जो फूड चेन के लिए अहम भूमिका निभाती है। समुद्री उत्प्रवाह के क्षेत्र पारितंत्रीय उत्पादकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। समुद्री उत्प्रवाह सागरीय जल से पोषक तत्वों को सागरीय सतह पर ला देता है, जो पादप प्लवकों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण आहार होता है।
इस संदर्भ में अपघटक सूक्ष्म जीवों और अधिस्थलीय जीवों की कोई भूमिका नहीं होती। स्वास्थाने एक तकनीक होती है स्वास्थाने, और दूसरा तकनीक होती है बास्थाने। ये जैव उपचार जो हमारे घरों के कचड़े होते हैं, कूड़े होते हैं, उनके ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, या फिर जो भारी धातुएं होते हैं उनके ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो स्वास्थानीय विधि की बात करा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो स्वास्थान में घटित होती हैं। स्वास्थान का मतलब होता है एक ही स्थान पर ट्रीटमेंट किया जाना, कहीं दूसरी जगह न लेकर जाना। और वाह स्थान का मतलब होता है एक्स सीटू का मतलब होता है कि उप उत्पाद को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाना और वहाँ उनका ट्रीटमेंट होना। तो जो हमारा जो जैव उत्तेजन है ये स्वास्थाने हैं, जैव आवर्धन भी स्वास्थाने हैं, और जैव निष्कर्षण भी स्वास्थाने हैं। जबकि जैव ढेर अगर हम सिटीज़ में देखें तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो क्या करती है कि घरों से कूड़े को इकट्ठा करती है और कहीं दूर जाकर इनका ट्रीटमेंट करती है। तो यह एक्स सीटू के अंतर्गत आता है, न कि स्वास्थाने के अंतर्गत, इन सीटू के अंतर्गत। तो पहला एक सही हो जाएगा। बायो स्टिमुलेशन, जैव संवर्धन, जैव छिड़काव और बायो वेंटिंग को स्वास्थाने जैव उपचार तकनीक में शामिल किया जाता है। जबकि कंपोस्टिंग, बायो रिएक्टर और बायो पाइल्स तथा लैंड फार्मिंग एक बास्थाने जैव उपचार तकनीक में किया जाता है, एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जाने से उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर होते हैं उनकी संख्या घटती जाती है। इसका प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका जो प्रत्यक्ष कारण है ऊर्जा प्रवाह है। जब भी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो उस स्तर को मात्र 10% ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है और 90% ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, अतः यह ऊर्जा प्रवाह किसी पोषण स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या सीधे तौर पर निर्धारित करती है। अगर हम पोषण स्तर की बात करें तो पोषण स्तर पिरामिड आकार का बनाया जा सकता है। इसमें सबसे नीचे जो होता है ये उत्पादक वर्ग होता है, ये जो है उत्पादक वर्ग होगा। उसके बाद जो स्तर बनता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो उत्पादक वर्ग का भक्षण करता है। तो ये दूसरा स्तर, पहला स्तर होता है। इसके बाद जब एक स्तर और ऊपर बढ़ता है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसका भक्षण करता है। फिर जब हम एक स्तर और ऊपर बढ़ते हैं तो ये तृतीयक उपभोक्ता होता है। तृतीयक उपभोक्ता क्या करता है? द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करता है। और लास्ट में सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी क्या करता है? तृतीय उपभोक्ता को खाता है। इस प्रकार से उत्पादक वर्ग से उपभोक्ता तक एक सीरीज बनती है जिसे हम पोषक स्तर कहते हैं। और यह पोषक स्तर उत्पादक वर्ग से, पोषक स्तर की जो संख्या होती है उत्पादक वर्ग से कम होती है, इसीलिए उत्पादक वर्ग को सबसे नीचे रखा जाता है और जो उपभोक्ता वर्ग होता है सबसे टॉप में होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ते जाते हैं इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में जो पोषक है ऊर्जा का स्थानांतरण है 10% मिलता जाता है, तो इसे पोषण ऊर्जा का नियम कहते हैं। दूसरी चीज़, जो ऊर्जा पिरामिड होता है, हमारा जो ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा ही होगा, जबकि जो पोषण पिरामिड होगा वह सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है।
ये निर्भर करता है कि हमारा पारिस्थितिकी कैसा है। यह एक तालाब का भी हो सकता है, एक वृक्ष का भी हो सकता है, इवन एक शाखा का भी हो सकता है। तो यह सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जबकि जो ऊर्जा है ये हमेशा सीधा ही रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ डिफिनीशन दी गई है और हमें देखना है कि किसकी डिफिनीशन कौन सी है। अगर पारिस्थितिकी डिफिनेशन, ये पारिस्थितिकी मापदंड के ग्राफ को दर्शाने का एक तकनीकी है जिसमें खाद्य श्रृंखला के क्रम को आधार बनाते हुए पिरामिड निर्माण किया जाता है। जैव आवर्धन की बात की जाए तो यह खाद्य श्रृंखला में DDT की पिरामिड सांद्रता को बढ़ाता है। एस्टिवेशन क्या कहता है, जानवरों का उच्च तापमान में अनुकूलन है। और हेमियोस्टेसिस कुछ नियंत्रणों द्वारा प्रकृति का संतुलन प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कि पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें संख्यात्मक होता है जिसे नंबर पिरामिड कहते हैं, दूसरा द्रव्यमान होता है जिसे मास पिरामिड कहते हैं, और तीसरा ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ये सही है। अगला कह रहा है कि मिश्रित कृषि और फसल चक्रण पर्यावरणीय अनुकूल तकनीकी है, जबकि एकल फसल संस्कृति ऐसी तकनीक नहीं है। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 प्रमुख वैधानिक नियामकीय और प्रदूषण मुद्दों से संबंधित है। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि 75 से 80% जल प्रदूषण का कारण गाद जमना है। ये सही नहीं है। गाद जमने का कारण प्रदूषण का कारण गाद जमना हो सकता है, लेकिन 70 से 80% कारण नहीं होता। 75 से 80% जल प्रदूषण गंदे नालों, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोल सकते हैं, मानव के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य जाल के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है ये अव्यवस्थित खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। फूड जाल, फूड वेब, ये फूड चेन नहीं है, फूड वेब है, तो यह अव्यवस्थित होता है, जबकि फूड चेन जो है व्यवस्थित होता है। दूसरा कह रहा है प्रथम प्रकार के हरे पादप जो उत्पादक वर्ग होता है, शैवाल और प्रकाश संश्लेषण प्लैंकटन के साथ प्रारंभ होता है। ये भी सही है। द्वितीय प्रकार के कार्बनिक कचरे आते हैं। ये भी सही है। और कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से पादप क्रियाकलाप समाहित होते हैं। ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? यह जीवों का अनुक्रम है जो अपने अस्तित्व के पोषण एक दूसरे का भक्षण करते हैं। दूसरा कह रहा है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल एक साथ संचालित और आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का संख्या होती है, फूड वेब कहते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड। पारिस्थितिकीय पिरामिड खाद्य श्रृंखला में जीव स्थिति का आरेख प्रस्तुतिकरण है। और जैव चक्रण क्या होता है? यह वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल के माध्यम से पदार्थ का चक्रीय संचलन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों का पालन करता है। इस प्रकार जो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार श्रृंखला में ऊपर जाने पर प्रत्येक चरण में कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये सही है। अगला कह रहा है कि श्रृंखला में उत्पादक स्वपोषी होते हैं। जो उत्पादक वर्ग होता है प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं तो ये स्वपोषी होते हैं, जबकि उपभोक्ता परपोषी होते हैं। ये भी सही है, ये उत्पादक वर्ग का भक्षण करते हैं। तीसरा कह रहा है कि खाद्य जाल फूड वेब 2 प्रकार का होता है। पहला ग्रेजिंग होता है जिसमें पादप वर्ग आता है, फिर शाकाहारी और मांसाहारी आता है। यह सही है।
दूसरा ऊष्मा जा रहा है, अर्थात श्रृंखला में एक के ऊपर दूसरे जाने पर ऊष्मा की हानि होती है, ये गलत है। ऊष्मा की हानि नहीं होती, ऊर्जा की हानि होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें देखना कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है कि हाइड्रोफाइटस क्या होता है? ये पानी में या अधिक आर्द्र स्थलों में उगने वाले पादप होते हैं, ये सही है। दूसरा, मेसोफाइटस वे पादप है जिन्हें अपने विकास के लिए मध्यम दशाओं की जरूरत होती है, जैसे ना तो बहुत अधिक आर्द्र और ना ही बहुत अधिक शुष्क, ये भी सही है। अगला कह रहा है जेरोफाइटस क्या होता है? वे पादप होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां पानी औसत स्तर से कम होता है, जैसे मरुस्थल। अगला हेलोफाइटस है। हेलोफाइटस की बात करें, वे पादप जिन्हें अपने विकास के लिए सूर्य के अधिक प्रकाश की जरूरत होती है, और स्कियोफाइटस पादपों को अपने विकास के लिए छांव अर्थात सूर्य के कम प्रकाश की जरूरत होती है, तो इसका ये तो सही है। जबकि हेलियोफाइटस गलत है, क्योंकि ये उच्च लवणीय जल के साथ साथ उच्च प्रकाश की भी जरूरत होती है, तो ये हेलोफाइटस लवणीय पादप होते हैं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। संवेदी और ऊष्मा नियंत्रक कार्य के अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश से स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त होने वाली विटामिन डी का 90% बनाने में त्वचा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विस्तार से कहा जाए तो पराबैंगनी बी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल की विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, और यह एक दिशात्मक इकोसिस्टम को अपने अस्तित्व को बनाए रखने और उसे नष्ट होने से बचाने में मदद करता है, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह शाकाहारी से मांसाहारी और फिर मांसाहार से शाकाहारी की ओर होता है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मांसाहारी ऊर्जा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करते हैं, ये नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये पिरामिड के शीर्ष पे होते हैं और इन्हें 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। फिर कह रहा है कि उत्पादकों के निकट रहने वाले जीव मांसाहारी की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में अगर देखा जाए तो कैसे होता है कि फूड श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। साथ ही प्रत्येक पोषण स्तर का स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है, और यह नियम किसने दिया था? विलियम लीडमैन ने दिया था। इसे 10% के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अनुसार एक पोषण स्तर से जब हम दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो मात्र 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा, इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है और उसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता, ना तो चक्रण होगा और न पुनर्चक्रण होगा, इस वजह से वो गलत हो जाता है और ये सही है। पोषण स्तर में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है कि नवीन रिक्त आवास के निर्माण, जैसे लावा प्रवाह हो गया या गंभीर भूस्खलन हो गया या फिर विद्यमान समुदाय को किसी प्रकार का अवरोध जैसे कि आग लगना, जल जमाव इत्यादि उत्पन्न होने के कारण समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजाति की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी सक्सेशन कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण से मतलब है कि किसी पारिस्थितिकीय समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन। यह प्राथमिक अनुक्रमण या द्वितीयक अनुक्रमण हो सकता है। इट कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन।
प्राइमरी सक्सेशन में नए रिक्त आवासों के निर्माण जिनमें लावा प्रवाह या गंभीर भूस्खलन के समय के साथ एक पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजाति की संरचना में बदलाव की प्रक्रिया। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातिगत संरचना में परिवर्तन विद्यमान समुदाय जो कम्युनिटी पहले से विद्यमान है उसको रिप्लेस कर देता है। इस वजह से ये द्वितीय सक्सेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गलत है। कह रहा कि प्राइमरी उत्पादक जैसे कि पादप प्रथम पोषण स्तर पर निर्मित करते हैं, शाकाहारी प्रायः द्वितीय और मांसाहारी तृतीय स्तर निर्मित करते हैं। सही है। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में योगदान करने वाली दो प्रमुख गैसें हैं, ये भी सही है। ग्लोबल डीपिंग का जल चक्र और वैश्विक तापमान दोनों के साथ संबंध माना जाता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय होता है, लेकिन पोषकों का प्रवाह एक दिशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है और पोषकों का प्रवाह वृत्तीय हो सकता है फूड वेब में। अगला क्वेश्चन है, अपघटन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखना है। खंडन, निच्छालन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण अपघटन की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, ये दूसरा कह रहा है ये सभी प्रक्रियाएं अपरत पर चलती हैं, ये गलत हो जाएगा। और अपघटन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ये सही हो जाएगा। गर्म आर्द्र परिस्थिति में अपघटन अत्यधिक तेजी से होता है, ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहभोजिता में पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सह उपकारिता में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, ये भी गलत हो जाएगा। सहभोजिता में क्या होता है, सहभोजिता में एक प्रॉफिट में रहता है और दूसरे को ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। जबकि सह उपकारिता में क्या होता है, दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं, दोनों को लाभ प्राप्त। सहभोजिता में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना ही हानि। जबकि सहकारिता में पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। वे कीटनाशक जिनका छिड़काव होता है और अपघटित नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते तथा फूड चेन में प्रवेश करने के बाद संग्रहित होते रहते, स्टोर होते रहते हैं तथा फूड चेन के उच्चतम स्तर पर विष की मात्रा उच्चतम होती जाती है, यह परिघटना क्या कहती है, इसको हम बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन का मतलब है कि प्रदूषण जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं वैसे वैसे उसका सांद्रण बढ़ता जाता है। एनर्जी 10% ही मिलती है लेकिन सांद्रण बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों में 4 तत्व का होना जरूरी है। पहला कि उनमें दीर्घ स्थायित्व होना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के वसा में विलयता होनी चाहिए और सक्रियता होनी चाहिए।